साथियों नमस्कार। आज है 27 नवंबर और टेस्ट क्रमांक 8 का आज आयोजन किया जा रहा है और इसकी विषय वस्तु आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आज का जो प्रश्न पत्र है वो इन बिंदुओं से आयोजित किया जाएगा यथा रस सिद्धांत, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति और इसी के संग में घनानंद कवित्त जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है उसके 1 से लेकर 25 छंदों के भीतर से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। साथियों आज का प्रश्न पत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने उक्त प्रश्न पत्र को उत्तम तरीके से संपन्न किया होगा। साथियों इसकी जो उत्तरमाला है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 1 है विद्यार्थियों साथियों की वाचिक आंगिक सात्विक अनुभव अर्थात नट द्वारा इन कारकों से अभिनीत स्थायी भावों का आस्वादन सुमनस्थ प्रेषक करते हैं तथा अरसादि को प्राप्त करते हैं। प्रेषक तो रस का आस्वाद करता है वैसे ही जैसे व्यक्ति प्रपानक रस आदि का आस्वाद करता है। प्रस्तुत कथन किसका है? तो साथियों आप ध्यान दें तो रस के संदर्भ में उक्त कथन भरत मुनि का अत्यंत प्रसिद्ध कथन है जो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र से उद्धृत है। साथियों इन्होंने रस निष्पत्ति के संदर्भ में अपना सूत्र दिया था, उसी के संदर्भ में दो प्रकार के रसों की चर्चा करते हैं। ये एक है प्रपानक रस और दूसरा है भात रस। तो आप ध्यान दें विद्यार्थियों, ये दो रसों की चर्चा करते हैं। अब यहाँ विषय उभरता है कि ये प्रपानक रस क्या है। तो कड़वे, मीठे एवं नमकीन तीनों पदार्थों का सम्मिश्र करने के उपरांत जो मिश्रण बनता है, उस मिश्रण को जब सहृदय उस मिश्रण का आस्वाद करता है तो उसके हृदय के भीतर एक भिन्न प्रकार की रस की प्रतीति होती है। उसी प्रकार ये प्रतीति उसी प्रकार से इस रस की जो प्रतीति होती है, इसी भांति जो विभाव अनुभव एवं संयोग या व्यभिचारी भावों के संयोग से जो रस निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार की रस निष्पत्ति इसमें होती है। इस प्रकार का जिक्र करते हैं दोनों जगह। अगला है साथियों कि जो तद्रुपता अनुसंधान, जो तद्रुपता अनुसंधान शब्द है, इस शब्द के प्रयोगकर्ता कौन है, इस प्रकार का ये प्रश्न है।
इसमें सबसे पहला विकल्प अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्ट नायक और भट्ट लोलट। तो इस प्रकार के शब्द का जो उपयोग है वो रस निष्पत्ति के दौरान भट्ट लोलट करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उभरता है कि तद्रूपता अनुसंधान का आशय क्या होता है। जो अभिनीत पात्र है, जो अभिनय कर रहे हैं, वो पात्र जब मूल पात्रों के समान गतिविधियां करते हैं तो जो सहृदय, जो दर्शक है या सहृदय है, उनके हृदय के भीतर जो भाव जागृत होते हैं, उन भावों को तद्रूपता अनुसंधान से तात्पर्य लिया जाता है साथियों। तो यहाँ भट्ट लोलट है। और ये जो चार व्याख्याकार है, ये रस निष्पत्ति के चारों व्याख्याकार है। अगला है विद्यार्थियों कि ये अत्यंत सामान्य स्तर का प्रश्न है, रस एवं विभाव आदि के मध्य अनुमाप्य अनुमापक संबंध किसने माना है। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों से आप काफी लंबे समय से परिचित रहे होंगे। तो इसका जो उत्तर है वो है विद्यार्थियों अभिनव गुप्त। जब शंकुक के संदर्भ में हम विचार करें तो शंकुक का अनुमान अनुमाप्य संबंध रहता है, भट्ट लोलट का उत्पाद्य उत्पादक संबंध, गम्य गम्यक संबंध एवं पोष्य पोषक संबंध रहता है। और इसी भांति भट्ट नायक है, भट्ट नायक में भोज्य भोजक संबंध की हमें प्रतीति होती है। इस प्रकार का संयोग वहाँ प्रदर्शित होता है। आप सभी इस प्रकार की जो सामान्य सामग्री है उनसे भली भांति परिचित होंगे। अब है विद्यार्थियों प्रिय साथियों, भट्ट नायक द्वारा रस निष्पत्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, नहीं है, उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, संगत असंगत है इत्यादि शब्दों की आप प्रकृति को भली भांति आत्मसात करते रहें। पहला है साथियों विकल्प इन्होंने दिया है कि इन्होंने द्वैतवादी दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की है, तो ये भी सत्य कथन है। दूसरा है काव्य भाषा की विविध शक्तियों अभिधायकत्व, भावकत्व और भोजकृत्व के आधार पर रस की व्याख्या करते हैं, ये भी सही है। भावकत्व के दौरान, ये आप ध्यान दें विद्यार्थियों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। भावकत्व के दौरान उन्हें भारतीय काव्य चिंतन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साधारणीकरण की स्थापना करते हैं, ये भी सत्य है। विकल्प 4 रस के अंतर्गत केवल दृश्य सामग्री को समेटा है, तो ये अनुचित कथन है साथियों। ये दृश्य के अंतर्गत नाटक को और एक श्रव्य दृश्य एवं श्रव्य दोनों को सम्मिलित करते हैं। दृश्य में नाटक आ जाता है और श्रव्य के भीतर अलंकार एवं गुण सम्मिलित रहते हैं। तो इसका जो संगत विकल्प है प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप वो है विकल्प 4। तो इसमें आप जोड़ें कि श्रव्य और दृश्य काव्य दोनों को इन्होंने सम्मिलित किया है। प्रश्न संख्या 5, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत की निम्न विशेषताओं पर विचार करें। अभिनव गुप्त के अनुसार रस की स्थिति सामाजिक सहृदय के चित्त में रहती है, ये भी सत्य है, सही विकल्प है। विकल्प 2, अभिनव गुप्त साधारणीकरण को भावना का व्यापार न मानकर व्यंजना का विभावन व्यापार का परिणाम स्वीकार करते हैं, ये भी सही विकल्प है साथियों। विकल्प 3, अभिनव गुप्त रस की अभिव्यक्ति मानते हैं, ये भी सही है। अभिनव गुप्त रस को आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। इस प्रकार इसके चारों विकल्प हैं, वो चारों विकल्प सही है, तो विकल्प द आप सही करें। प्रश्न संख्या 5 है, भरत मुनि के अनुसार रस में सम्मिलित है विभाव। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये लिपिकीय त्रुटि के अंतर्गत है। अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, तो इसमें ये जो स्थायी भाव है ये सम्मिलित नहीं है, तो विकल्प 1, 2 एवं 3 सही है। आप ध्यान दें विद्यार्थी, उनकी परिभाषा आप भली भांति आपको स्मरण है कि विभाव अनुभाव संयोगाद्रश्च निष्पत्ति, विभाव अनुभाव एवं व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और इसके भीतर ये स्थायी भाव का जिक्र या उसके संदर्भ में किसी प्रकार की परिचर्चा नहीं करते हैं। तो विकल्प 1 अर्थात विकल्प 1, 2, 3 सही है। प्रश्न संख्या 7 आपके सम्मुख प्रस्तुत है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के संदर्भ में क्या असंगत है। तो आप ये प्रश्न को भी आपने बहुत अच्छे से सही किया होगा। वेद्यांतर स्पर्श सुनने, अर्थात जब सहृदय जब किसी विषय में स्वयं को तल्लीन कर देता है, उस स्थिति में उसके हृदय के भीतर किसी भिन्न विषय की प्रतीति नहीं होती है। जिस विषय में वो आत्मसात कर रहा है, जिस विषय में वो तल्लीन है, वो विषय ही उसके सम्मुख प्रस्तुत रहता है हृदय के भीतर। अन्य जो विषय है वो हृदय में शून्य रहता है। इस प्रकार का विचार यहाँ निकल के आता है।
दूसरा है ब्रह्मानंद, तीसरा है लोकोत्तर चमत्कार प्राण अर्थात अलौकिकी विस्मय रस का प्राण है, ये भी सत्य है। अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित होता है, ये भी सही है। विकल्प दो गलत है साथियों, यहाँ ब्रह्मानंद न होकर यहाँ विकल्प होना चाहिए था ब्रह्मानंद सहोदर, क्योंकि रस को विश्वनाथ ने ब्रह्म के समान माना है, ब्रह्म नहीं माना है। क्योंकि साथियों जो सामान्य व्यक्ति है वो सामान्य व्यक्ति ब्रह्मा के समान अपने आप को निश्चिंत एवं निर्विघ्न नहीं रख सकता, उसके समान अटल अडिग एवं तटस्थ नहीं रख सकता। इसीलिए केवल ब्रह्म के समान बताया गया है, ब्रह्म के रूप में, अर्थात ब्रह्म नहीं बताया गया, ब्रह्म के सहोदर अर्थात समान ही इसकी परिणति की जाती है। इसीलिए विकल्प दो में आप सहोदर को ध्यान दें, इस प्रकार के विकल्प यथा कदा बन जाते हैं। अन्य जो विश्वनाथ की जो परिभाषा है रस के संदर्भ में वो भली भांति अवगत होंगे, मैं अवगत करा देता हूँ। अखंड मानते हैं रस को, स्व प्रकाश मानते हैं, जैसे लिख देता हूं मैं साथियों अखंड, इनकी विशेषताओं को आप अच्छे से याद कर ले, समझ ले। अखंड मानते हैं, स्व प्रकाश से युक्त मानते हैं साथियों, जी साथियों स्व प्रकाश से युक्त मानते हैं। और इसके अतिरिक्त आनंदमय, एक ये शब्द भी यहाँ आता है। इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं, इस प्रकार एक चिन्मय भी आता है शब्द, तो आप ध्यान दें। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, भट्ट नायक के संदर्भ में। भट्ट नायक के अनुसार साधारणीकरण के संदर्भ में असंगत है, यानी सही बिंदु नहीं है। तो विकल्प एक भावकत्व व्यापार और साधारणीकरण एक नहीं अपितु साधारणीकरण भावकत्व व्यापार का एक हिस्सा है, ये भी सही विकल्प है। भावकत्व व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण साधारणीकरण को उसकी आत्मा अथवा प्राण कहा गया, ये भी सही है। विकल्प तीन साधारणीकरण को आस्वाद के समय की प्रक्रिया मानी गई है। और चौथा विकल्प साधारणीकरण से पड़ने वाले प्रभाव को निज मोह संकट निवारण कहा गया, तो ये भी सही है। विकल्प तीन यहाँ गलत है साथियों, इस पर आप ध्यान दें कि साधारणीकरण को रस स्वाद के समय की प्रक्रिया न मान के रस स्वाद से पूर्व की प्रक्रिया, ये आप ध्यान दें विद्यार्थियों। ये इसीलिए मैंने प्रश्न बनाया है कि इस प्रकार की त्रुटियां असंख्य बार अनेक विद्यार्थी कर देते हैं। तो साधारणीकरण को रस स्वाद से पूर्व की प्रक्रिया मानी जाती है, ना तो उस समय की प्रक्रिया और न पश्चात प्रक्रिया के रूप में इसको संदर्भित किया जाता है, केवल और केवल पूर्व की प्रक्रिया। विकल्प तीन आप सही करें। ये अत्यंत सरल सा प्रश्न है, मैं समझ सकता हूँ इस प्रकार के प्रश्न सभी विद्यार्थियों ने सही कर दिए होंगे। साधारणीकरण की अवस्था में प्राणी और वस्तु के साथ जो संबंध होता है वो मिट जाता है। साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के सदृश होती है। तो इस प्रकार का जो विचार है वो श्याम सुंदर दास रखते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, ये जो कथन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है साधारणीकरण के संदर्भ में, और ये कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें कि किनका महत्वपूर्ण कथन है, किसके संदर्भ में क्या क्या है, तो ये भी आप समझें। और अगर साधारणीकरण के संदर्भ में ले तो विश्वनाथ जी क्या कहते हैं? आलंबन, आश्रय और पाठक तीनों का ही साधारणीकरण मानते हैं, और आश्रय का वो परमात्मा के साथ तादात्म्य में भी स्थापित करते हैं विश्वनाथ। तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों जैसे मैं अगर लिखूं तो विश्वनाथ है वो आलंबन, आश्रय और इसी के साथ में जो पाठक है, इन तीनों को ही इन्होंने साधारणीकरण की श्रेणी अर्थात सभी को ही साधारणीकरण की श्रेणी में सम्मिलित किया है। और साथ ही इसके साथ में लिखते हैं कि आश्रय के साथ प्रमाता का जो तादात्म्य है उस पर भी विशेष दृष्टि डालते हैं। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं, और जो अभिनव गुप्त है वो विभावादि का साधारणीकरण मानते हैं। ये भी आप भली भांति इस प्रकार की चीजों से यहाँ पर एक लिख सकते हैं हम, विभावादि का, विभावादि। और इसी के साथ में एक जगह वह अन्यत्र कहते भी है कि सामाजिक की जो अनुभूति है, सहृदय का जो चित्त है, उसकी भी इस प्रकार का जिक्र भी करते हैं। तो विकल्प एक सही है।
यह अत्यंत सामान्य स्तर का प्रश्न है। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र इस प्रकार का विचार रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। अभिनव गुप्त है वो अपने विभावादि का साधारणीकरण मानते हैं। श्याम सुंदर दास है वो साधारणीकरण के संदर्भ में योग की मधुमती स्थिति की परिकल्पना करते हैं। साधारणीकरण शब्द के का उल्लेख न करके केवल दोष दर्शन की स्थापना करने वाले आचार्य हैं, तो विकल्प एक सही है, जगन्नाथ। ये आप भली भांति इससे ध्यान रखिए साथियों, उन्होंने दोष दर्शन की स्थापना की है। गुलाब राय के संदर्भ में कहें तो गुलाब राय है वो नाटकीय प्रपंच और नाटककार और प्रेक्षक के संदर्भ में साधारणीकरण मानते हैं। तो नाटककार और नाटकीय प्रपंच और प्रेक्षक, इनका ये साधारणीकरण मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी है, इसके संदर्भ में कवि और उससे जुड़ी हुई जो समस्त व्यापार है उससे साधारणीकरण मानते हैं। ये पात्र विशेष पर अपनी दृष्टि नहीं डालते हैं। कवि कल्पित समस्त व्यापार आ जाता है। कवि कल्पित व्यापार, तो ये जो विचार है ये लगभग डॉक्टर नगेंद्र के अनुरूप ही मिलते हैं। और जो केशव प्रसाद है वो सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानते हैं। सहृदय चेतना, सहृदय चेतना, तो इस प्रकार विकल्प एक सही किया होगा आपने। ये थोड़ा प्रश्न सामान्य है किंतु महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दें इस प्रकार के प्रश्नों पर। रामचंद्र शुक्ल ने किन पुस्तकों में साधारणीकरण के संदर्भ में अपने मंतव्य प्रस्तुत किए हैं? तो सबसे पहले चिंतामणि, रसमीमांसा और इनका निबंध है प्रसिद्ध, साधारणीकरण एवं व्यक्ति वैचित्र्यवाद। तो आप ध्यान दें इन तीनों में ही साधारणीकरण के संदर्भ में अपने विचार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो जो विकल्प है वो विकल्प 4 सही है। अगला है साथियों घनानंद कवित्त से, महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊ जीव, बेदन की बड़वारी कहाँ लो दुराइए। तो दुराइए शब्द का अर्थ क्या है? तो महानिर्दयी दई, तो प्रेमी के संदर्भ में या प्रेमिका प्रेमी के संदर्भ में कह रही है। अगर घनानंद और सुजान के संदर्भ में ले तो सुजान के संदर्भ में घनानंद कह रहे हैं कि वो सुजान है वो महानिर्दयी है। अब इस प्राण को किस प्रकार जीवित रखूं, जीवाओ जीव, अर्थात इस प्राण को मैं किस भांति जीवित रखूं। वेदन की बड़वारी, ये जो वेदना है वो बड़वारी अर्थात बढ़ती जा रही है। कहाँ लो दुराइए, इसको किस प्रकार में छिपाऊं, ये छिपाया होते हुए भी नहीं छिप रही। तो आपको व्याख्या में इस प्रकार का प्रश्न का जो उत्तर हो प्राप्त हो गया हो, तो दुराइया का अर्थ है छुपाना, में इस गहरी वेदना को किस भांति छुपाऊं। तो यहाँ इस प्रकार का प्रश्न भी संभावित है कि महानिर्दयी किसको कहा गया है, महानिर्दयी के आक्रांत से कौन पीड़ित है, इस प्रकार की चीजें भी संभावित है। फोरते साज कानन और निहारती, बावरी नेक न हारती, सांझ ते भोर लो तारनी, ताकी बो तारनी सो इकतार न टारती, जो कहू भाव तो दीटी, पे घनानद आसुनी अवसर गारती, मोहन सोहन जोहन के लगी रही, आखिन के उर आरती। ये प्रसिद्ध सवैया, इस सवैये में किसकी जो उक्ति है उससे संदर्भित प्रश्न है। तो आप ध्यान दें विद्यार्थी, ये जो उक्ति है वो सखी की उक्ति है, ये सखी के द्वारा प्रस्तुत किया गया कथन है। तो भोरते साज, सुबह से लेकर शाम तक, कानन अर्थात जंगल की ओर निहारती, बावरी अर्थात जो प्रेमिका है, जो विरहिणी है, वो सुबह से लेकर शाम तक कानन अर्थात जंगल की ओर निहारती रहती है, देखती रहती है, नेकु नहारती, पर वो हारती नहीं है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। साँझते भोर, भोर तो तारणी, वो शाम से लेकर भोर तक, और तारों को ताक भी तारनी, तारों को देखती रहती, इकतार न टारती, अपने पलक को तक नहीं चपकती है। जो कहू भाव तो दिठी, पर घनानंद आसने अवसर गारती, और एक प्रकार का अवसर प्राप्त होता है जिसमें घनानंद अर्थात ईश्वर सम्मुख आ जाते हैं। किंतु ये जो बावरी है, जो प्रेमिका है, उसकी आंखों में जो आंसू आ जाते हैं, अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती है,
अवसर गारती, जिसका अवसर है वो गल जाता है, वो अवसर है वो अवसर चला जाता है ईश्वर के दर्शन का। मोहन सोहन जोहन, मोहन अर्थात ईश्वर को, सोहन यानी सामने, जोहन यानी देखने की, लगी रह जाती है आंखन की उरहारती, अपने आंखों के हृदय में ईश्वर को सामने देखने की जो बाट है, जो इच्छा है, आरती अर्थात इच्छा है, वो सदैव उसके हृदय रूपी आंखों में विद्यमान ही रह जाती है। तो सखी करें आप। हीन भय बीन जल मीन अधीन कहा, कछुम अकुलानि समाने, नीर स्नेही को लाए अलंक निराश है, कायर त्यागत प्रामाने। प्रस्तुत कथन से संबंधित सही विकल्प सबसे पहले व्याख्या करते हैं और तदुपरांत जिसे व्याख्या करते हैं फिर समझते हैं। हीन भय जल, जल हीन अर्थात कम हो गया है, मीन अधीन, और मीन अर्थात मछली विवश है, कहा कछुम अकुलानि समाने, और वो उसकी व्याकुलता बढ़ गई है मछली की। हम समझ सकते हैं कि जल के कम होने पर मछली की व्याकुलता बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये जो व्याकुलता है वो मेरे समान नहीं है, मेरी ये व्याकुलता भिन्न है, इस प्रकार का कथन घनानंद रखते हैं। नीर स्नेही को लाए अलंक निराश है, नीर स्नेही अपने प्रिय नीर अर्थात जल को कलंक लगाकर निराश होकर कायर त्यागत प्रमाणे, जो कायर होकर वो अपने प्राणों को त्याग देती है मछली। तो इस संदर्भ में सही विकल्प घनानंद ने अपनी तुलना मछली से की है। तो साथियों वो अपनी घनानंद अपनी तुलना मछली से नहीं करते हैं, क्योंकि घनानंद आशा रखते हैं जबकि मछली किसी प्रकार की आशा नहीं रख रही है। घनानंद ने अपने प्रेम की तुलना मछली से करना अनुचित माना है, ये ठीक लग रहा है। विकल्प 3 प्रेम की व्याकुलता मीन और घनानंद में समान है, ये अनुचित कथन है। मीन स्वयं को कलंक से कायर होकर प्राण त्याग देती है, मीन स्वयं कलंक से कायर होकर, स्वयं कलंक से कायर नहीं है साथियों। ये कलंक किसके लगाती है? ये जो कलंक है वो नीर के कलंक लगाती। तो यहाँ अगर ये होता ना नीर के कलंक लगाकर कायर होकर प्राण त्याग देती, तब तो ये कथन सही होता। ये कथन सही नहीं है। इस दृष्टिकोण से घनानंद ने अपने प्रेम की तुलना मछली से करना अनुचित माना, ये कथन सही निकलता है। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न भी बनेंगे। तो इस प्रकार जो स्वाभाविक आशय है उस प्रकार का अनुमान भी आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका पूरा जब आप पद्य पढ़ोगे तब आपकी और चीजें स्पष्ट हो जाएगी। विकल्प 2 प्रश्न संख्या 16 है। आसी आकाश मदी अवधि गुने बढ़ाए, आशा रूपी आकाश में अवधि गुने, अवधि रूपे जो गुण है उसको बढ़ाकर, चौपनी चढ़ाई यानी उमंग बढ़ाकर, दिनों खेल सो किल। ये इस प्रकार का जो खिलवाड़ है मेरे साथ किया जा रहा है। खेल सो यानी खिलवाड़ से लिया गया इसका अर्थ। तो आशा रूपी आकाश में अवधि रूपी गुणों को बढ़ाकर, उमंग जगाकर मेरे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो साथियों इस प्रकार का जो इसमें पूरा अगर आप प्रसंग देखेंगे इस पद्य का, तो उसमें पतंग और डोरी से संबंधित एक खेल है उसकी प्रतीति होती है। तो विकल्प 2 सही है साथियों। प्रश्न 17 है साथियों, ये प्रसिद्ध कथनों से उद्धृत है। घनानंद प्रेम की यातना के कवि, ये भी सही है। घनानंद वियोग की मूर्तिमान कवि है। प्रस्तुत कथन किसके हैं? तो आप ध्यान दें, बचन सिंह इस प्रकार के कथन रखते हैं। अगला है साथियों, ये जो 17 प्रश्न आपके पूर्ण हुए आज की विशेष सामग्री से। आशा करता हूँ आपको ये जो श्रृंखला है वो किसी न किसी प्रकार की आपके अध्ययन के अंदर मदद कर रही होगी। तो अगला पाठ्यक्रम जानने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।